नमस्कार। कभी सोचा है कि बचपन का एक छोटा सा शौक एक ऐसी खोज को जन्म दे सकता है जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। आज हम एक ऐसे ही जीनियस वैज्ञानिक रिचर्ड एब्राइट की अविश्वसनीय और प्रेरणादायक यात्रा को करीब से जानेंगे। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 22 साल की उम्र और उन्होंने सेल्स यानी कोशिकाओं के काम करने के तरीके पर एक बिल्कुल नई थियरी दे दी। और ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसने तो सच में पूरी साइंटिफिक दुनिया में तहलका मचा दिया था। अगर इसे स्पोर्ट्स की दुनिया से समझे तो ये कुछ ऐसा था जैसे कोई 15 साल का लड़का सीधे इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करे और अपनी पहली ही गेंद पर छक्का मार दे। रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान में ये बस एक शानदार शुरुआत थी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसका जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये सब शुरू हुआ तितलियों से। तो चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जहां एक बच्चे का छोटा सा शौक एक वैज्ञानिक के जुनून में तब्दील हो रहा था। रिचर्ड एब्राइट पेंसिल्वेनिया के रीडिंग शहर में पले बड़े। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। अब उन्हें टीम वाले स्पोर्ट्स में कोई खास मजा नहीं आता था, तो उन्होंने अपना ध्यान चीजें इकट्ठा करने में लगाया। और यह सिलसिला किंडरगार्टन से ही शुरू हो गया था, तितलियों के साथ। धीरे धीरे उनके कलेक्शन में पत्थर, जीवाश्म और सिक्के भी जुड़ गए, यहां तक कि वो एक शौकिया खगोल शास्त्री भी बन गए थे जो रात रात भर तारे देखा करते थे। और उनकी इस जिज्ञासा को पंख लगाने में सबसे बड़ा हाथ था उनकी माँ का। जैसा कि उन्होंने खुद बताया, रिची के स्कूल जाने तक वही उसकी अकेली साथी थी। उनके पिता के गुजर जाने के बाद उनकी माँ ने अपनी पूरी दुनिया अपने बेटे के इर्द गिर्द बना ली थी। वो उसे सीखने के लिए हर जरूरी चीज देती थी और सबसे बढ़कर ढेर सारा हौसला। ये नंबर देखिए, 25। ये संख्या वाकई कमाल की है। दूसरी क्लास में आते आते एब्राइट ने अपने शहर के आसपास मिलने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को इकट्ठा कर लिया था। ये उनके जुनून और उनकी लगन का पहला बड़ा सबूत था। ऐसा लग रहा था कि तितलियां इकट्ठा करने का उनका यह शौक अब खत्म होने को है। पर तभी उनकी मां ने उन्हें एक ऐसी किताब दी जिसने सच में सब कुछ बदल दिया। द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क एक्स नाम की इस किताब ने एक छोटे से कलेक्टर के लिए विज्ञान के बड़े बड़े दरवाजे खोल दिए। किताब ने उन्हें एक मिशन पर लगा दिया, मोनार्क तितलियों के प्रवास का अध्ययन करना। एब्राइट की मां ने भी फौरन डॉक्टर फ्रेडरिक ए अक्वार्ड को एक चिट्ठी लिख दी और बस कुछ ही समय में एब्राइट तितलियों के पंखों पर छोटे छोटे टैग लगाकर उन्हें छोड़ रहे थे। इसके लिए उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में हजारों तितलियां पाली। ये असली साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया में उनका पहला कदम था। तितलियों को टैग करना तो एक मजेदार शुरुआत थी, लेकिन असली सबक तो अब मिलना था असफलता से। उन्हें यह समझना था कि असली विज्ञान आखिर होता क्या है। 7वीं क्लास में उन्होंने बड़े जोश के साथ अपने काउंटी के साइंस फेयर में हिस्सा लिया और नतीजा, वो हार गए। कुछ भी ना जीत पाना उनके लिए काफी निराशाजनक था, खासकर तब जब बाकी सब कोई ना कोई प्राइज जीत रहे थे। तो आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? उनका प्रोजेक्ट था मेंढक के टिश्यू की स्लाइड्स का एक साफ सुथरा डिस्प्ले। लेकिन जिन्होंने जीता, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने असली एक्सपेरिमेंट किए थे, कुछ सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की थी। और उसी पल एब्राइट को असली विज्ञान और सिर्फ एक अच्छी प्रदर्शनी के बीच का फर्क समझ में आ गया। और इस एक सबक ने सब कुछ बदल दिया। 8वीं क्लास में उन्होंने मोनार्क कैटरपिलर में एक वायरल बीमारी की वजह खोजने की कोशिश की। भले ही उन्हें कोई खास नतीजा नहीं मिला, लेकिन एक असली प्रयोग करने की उनकी कोशिश के लिए वो जीत गए। अगले ही साल उन्होंने इस थ्योरी को टेस्ट किया कि पक्षी मोनार्क तितलियों से दूर क्यों रहते हैं, और इस प्रोजेक्ट ने उन्हें काउंटी फेयर में पहला इनाम दिलाया। अब हम उनकी कहानी के सबसे मजेदार और सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, हाई स्कूल का वो रिसर्च जो सीधे उनकी सबसे बड़ी खोज की वजह बनने वाला था। उन्होंने एक बहुत ही सीधे से सवाल का जवाब ढूंढना शुरू किया। मोनार्क प्यूपा पर बने 12 छोटे सुनहरे धब्बों का आखिर काम क्या होता है? ज्यादातर लोग तो यही मानते थे कि ये सिर्फ सजावट के लिए हैं, लेकिन एब्राइट को यकीन था कि वजह कुछ और ही है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने एक डिवाइस बनाया। इससे पता चला कि ये धब्बे एक खास तरह का पदार्थ पैदा करते हैं। अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने साबित किया कि ये पदार्थ एक हार्मोन है, और आखिर में उन्होंने ये भी दिखा दिया कि तितली के पूरे विकास के लिए ये हार्मोन बहुत बहुत जरूरी हैं। और इस कमाल की खोज का नतीजा क्या हुआ? उन्हें न सिर्फ काउंटी और इंटरनेशनल साइंस फेयर्स में बड़े बड़े इनाम मिले, बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित आर्मी रिसर्च लैब्स में से एक में काम करने का मौका भी मिला। ये उनके काम की एक जबरदस्त पहचान थी।
और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंची है जहां तितलियों पर किया गया उनका हाई स्कूल का रिसर्च उन्हें जिंदगी के ब्लूप्रिंट यानी डीएनए के एक बड़े रहस्य तक ले गया। आगे बढ़ने से पहले चलिए फटाक से समझ लेते हैं कि ये डीएनए आखिर है क्या। ये हमारी कोशिका के केंद्र में मौजूद वो पदार्थ है जो आनुवंशिकता को कंट्रोल करता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो डीएनए ही जीवन का ब्लूप्रिंट है जो तय करता है कि कोशिका का रूप और काम क्या होगा। यहीं पर उनके कीट हार्मोन पर किए काम ने जीव विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक का जवाब दे दिया कि एक कोशिका अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ती कैसे है। उनका वो सफर जो एक हाई स्कूल प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था अब अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था। लेकिन सवाल ये है कि एम्ब्राइट ये सब क्यों कर रहे थे? क्या सिर्फ जीतने के लिए? उनके सोशल स्टडीज के टीचर मिस्टर वेहरर बताते हैं, रिचर्ड सिर्फ जीतने के लिए नहीं जीतना चाहता था। वो इसलिए जीत रहा था क्योंकि वो अपना काम सबसे अच्छे तरीके से करना चाहता था। वो सही वजहों से सबसे बेहतर बनना चाहता है। तो अगर हम उनकी पूरी कहानी को देखें तो एक महान वैज्ञानिक बनने का नुस्खा क्या है, हमें 3 मुख्य बातें पता चलती हैं। एक बेहतरीन दिमाग, कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और सही वजहों से जीतने की जबरदस्त इच्छा शक्ति। एम्ब्राइट में ये तीनों गुण थे। रिचर्ड एब्राइट की कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है कि हर बड़ी खोज की शुरुआत एक छोटी सी जिज्ञासा से होती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी बचपन की जिज्ञासा छुपी है जिसमें अगली महान खोज की चाबी हो सकती है।